गुड आफ्टरनून प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं डॉक्टर कमलेश तिवारी, व्याख्याता, शासकीय नथुजी जगताप नगर पालिक निगम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमतरी। जैसा कि हमने पिछले क्लास में लाभ की गारंटी के बारे में पढ़ा था, तो इस बार हम उसी साझेदारी चैप्टर से पुनर्मूल्यांकन खाता इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, पुनर्मूल्यांकन खाता होता क्या है, तो इसको समझने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि फर्म में नया साझेदार प्रवेश करता है, फर्म से कोई साझेदार अवकाश ग्रहण या रिटायरमेंट लेता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, इन दशाओं में ही पुनर्मूल्यांकन खाता खोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है या फर्म से विद्यमान साझेदारों में से कोई साझेदार अपने आप को पृथक कर लेता है या रिटायरमेंट हो जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, इन दशाओं में ही पुनर्मूल्यांकन खाता खोला जाता है। क्योंकि जब फर्म में कोई पार्टनर आता है या फर्म से कोई पार्टनर जाता है, तो इन दशाओं में फर्म की संपत्तियों और दायित्वों का फिर से मूल्यांकन होता है। और जब इन संपत्तियों दायित्वों का फिर से मूल्यांकन होता है, तो कुछ संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में कमी होती है तो कुछ के मूल्य में वृद्धि। इसी कमी वृद्धि का लेखा करने हेतु बनाया गया खाता ही पुनर्मूल्यांकन खाता कहलाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब साझेदारी फर्म में कोई परिवर्तन होता है तो नए साझेदार प्रवेश करें या कोई फर्म से निवृत्तमान हो या किसी की मृत्यु हो जाए, तो इन सभी कंडीशन से संपत्तियों और दायित्वों का एक नया बाजार मूल्य दिखाने के लिए पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार किया जाता है। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं, ये एक नाम मात्र का खाता है। ये जनरली वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी आता है कि पुनर्मूल्यांकन खाता कौन सा खाता है, तो ध्यान रखिए, पुनर्मूल्यांकन खाता एक अस्थायी या नाम मात्र का खाता है जो केवल पुनर्गठन के समय ही खोला जाता है। पुनर्गठन किसे कहते हैं बता चुका हूं पहले ही, जब फर्म में कोई पार्टनर प्रवेश करता है, एडमिशन लेता है या फर्म से निवृत्तमान होता है या किसी की मृत्यु होती है, उसे ही पुनर्गठन कहा जाता है। इसके उद्देश्य क्या है? संपत्तियों और दायित्वों का फिर से मूल्यांकन करना। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब नया पार्टनर आता है या पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट होकर जाता है, तो इन दोनों दशाओं में ही फर्म के संपत्तियों और दायित्वों का फिर से मूल्यांकन होता है और उसके बाद जो शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि प्राप्त होती है उसे पुराने साझेदारों के पुराने लाभालाभ अनुपात में उसे पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तत्पश्चात किन परिस्थितियों में पुनर्मूल्यांकन जरूरी है, तो ध्यान दीजिए, मैंने पहले बताया था, जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा या फिर जब कोई फर्म से सेवानिवृत्त हो जाएगा या किसी की मृत्यु हो जाएगी, इन तीनों दशाओं में ही फर्म के संपत्तियों और दायित्वों में कमी वृद्धि होती है और इन्हीं कमी वृद्धि का लेखा करने हेतु जो खाता तैयार किया है वो है पुनर्मूल्यांकन खाता। अब देखिए, मान लीजिए संपत्तियां बढ़ती है, मान लो फर्म में कोई पार्टनर आता है या फर्म से कोई पार्टनर जाता है, प्रवेश करता है या रिटायरमेंट होता है, तो इन दशाओं में संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में क्या होती है? कमी और वृद्धि होती है। तो मान लीजिए संपत्तियां बढ़ती है तो उसे पुनर्मूल्यांकन खाता के क्रेडिट पक्ष में लाभ के रूप में लिखा जाता है, और उल्टा कर दीजिए अपोजिट, अगर संपत्तियां घटती है तो पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष में हानि के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार अगर दायित्व के देखें तो दायित्व अगर मान लीजिए बढ़ती है, दायित्व अगर बढ़ती है तो इसे हानि के रूप में लिखा जाता है, और अगर दायित्व जो है वो घटती है तो इसे लाभ के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसे संक्षेप में समझने के लिए हम अंत में एक एग्जांपल के रूप में आपको इसको जरूर समझाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बैलेंस शीट। पुनर्मूल्यांकन के बाद सभी संपत्तियों और दायित्वों का जो मौजूदा बाजार मूल्य होता है उसी बाजार मूल्य पर ही उसे चिट्ठे में प्रदर्शित किया जाता है। मान लो कोई संपत्ति के मूल्य में कमी हुआ तो वो कमी वाला मूल्य ही चिट्ठे के संपत्ति में प्रदर्शित किया जाएगा। उसी प्रकार दायित्व में भी मान लो किसी में वृद्धि हुआ या कमी हुआ तो जो वृद्धि कमी होगा उसी मूल्य पर उसे चिट्ठे में शो किया जाता है, और इस प्रकार जो शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि प्राप्त होगी उसे पुराने साझेदारों के सभी के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। निष्कर्ष के रूप में पुनर्मूल्यांकन खाता एक फेयर वैल्यू है जिसमें संपत्तियों और दायित्वों के वास्तविक मूल्य का निर्धारण किया जाता है। अब अंत में हम इसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लीजिए फर्म का पुराना चिट्ठा,
जिसको आप लोग स्थिति विवरण बोलते हो। मान लीजिए 31 मार्च 2015 का। मान लीजिए आपका पुराना चिट्ठा है जिसमें से दायित्व, बायां पक्ष दायित्व होता है और दायां पक्ष होता है आपका संपत्तियां। अपन कुछ एग्जाम्पल के रूप में तो दायित्व में मान लीजिए लेनदार जो कि 10,000 है, देय विपत्र 5,000 है, और मान लीजिए ऋण मान लीजिए ये भी आपका 5,000 है, और इधर मान लीजिए भूमि, भवन, मशीन। भूमि मान लीजिए आपका 5,000 है और भवन मान लीजिए आपका 10,000 है और मशीन आपका 5,000। इस प्रकार से चिट्ठे का योग हमेशा दोनों तरफ क्या होता है, बराबर। ठीक, तो यह आपका मान लीजिए 31 मार्च 2015 वित्तीय वर्ष का चिट्ठा प्रदर्शित हो रहा है। अब यहां पे समायोजन के रूप में कुछ पॉइंट्स होंगे, जैसे कि मान लीजिए मशीन का पुनर्मूल्यांकन 4,000 किया गया, भवन पर 5% ह्रास लगाया गया, लेनदारों पर 5% कटौती दी गई। इस प्रकार से आप समझेंगे तो आपको ये जल्दी समझ में आएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता कैसे बनता है, जैसे देखिए पहले मशीन का मूल्य क्या था, 5,000। अब मशीन के मूल्य को फिर से जब मूल्यांकन किया गया तो 4,000 रुपए कर दिया गया। तो देखिए मशीन 5 का कितना हो गया, 4। मशीन क्या है, संपत्ति, इसके मूल्य में 1,000 रुपए की क्या हो रही है, कमी। तो जैसे कि आपने यहां पे बताया था, अगर संपत्तियों में क्या होती है, कमी, तो उसे पुनर्मूल्यांकन खाते के कौन से पक्ष में लिखा जाता है, डेबिट पक्ष में। तो यहां पे एक छोटा सा अपन पुनर्मूल्यांकन खाता भी बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपका पुनर्मूल्यांकन खाता है, विवरण। यह आपका क्रेडिट पक्ष और यह आपका डेबिट पक्ष, जिसको विकलन या समाकलन कहते हैं। तो अब देखिएगा ये एग्जांपल, जैसे कि मशीन का फिर से मूल्यांकन कितने में किया गया, 4,000 में, जबकि पहले प्राइस क्या था चिट्ठे में, 5,000। तो देख लीजिए मशीन के मूल्य में 1,000 रुपए की क्या हो रही है, कमी, और मशीन क्या है, संपत्ति। तो देखिए संपत्ति में क्या हुआ, कमी, संपत्ति घटी, तो इसे पुनर्मूल्यांकन खाता के डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। तो हम इसे लिख देते हैं मशीन जिसके मूल्य में कितना कमी हुई, 1,000। तो ये पहले था 5,000, अभी कितना हो गया, फिर से मूल्यांकन हुआ तो 4,000, तो 1,000 रुपए की कमी वहां पे 100 हो गई। उसी प्रकार देखिएगा भवन पर 5% क्या लगाना है, ह्रास। जैसे कि आप लोग सब 11वीं से पढ़ते आ रहे हैं, ह्रास मतलब होता है कमी, जो स्थायी संपत्तियों पर लगता है। तो भवन क्या संपत्ति है, स्थायी संपत्ति। देखिए भवन का प्राइस कितना था, 10,000, अब उसके कीमत पे 5% की क्या होने वाली है, कमी। तो देखिए भवन था 10,000, इसका 5% हम ह्रास अगर निकालते हैं तो 500 रुपए आता है। तो 10,000 में 500 रुपए कम हो जाएगा, क्योंकि ये भवन पे क्या लग रहा है, ह्रास। तो ह्रास मतलब क्या हुआ, कमी। तो यहां भी संपत्ति की कीमत में क्या हो रही है, 500 रुपए की कमी। तो पुनः देखिए आप, संपत्ति फिर घटी, तो फिर से इसे लाभ पुनर्मूल्यांकन खाते कहां लिखेंगे, डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। तो यहां पे भवन पे ह्रास कितना लगा, 500। उसी प्रकार लेनदार क्या है, देखिए दायित्व है, लेनदार क्या है, दायित्व है। तो लेनदारों पर बट्टा, यहां पे देखिए लेनदारों पर 5% की कटौती की जानी है। तो लेनदार था अपना 10,000, जिस पर बट्टा या कटौती 5% पर करते हैं, तो इसका बट्टा निकल के आता है 500 रुपए।
तो इस प्रकार से यहाँ दायित्व में क्या हो रही है, देखिए कमी। तो पहले ही आपको मैं बता चुका हूं चार्ट के माध्यम से, अगर दायित्व कम होती हैं तो उसे लाभ हानि खाते के किस पक्ष में लिखेंगे, क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका लाभ हो रहा है। और दायित्व में अगर कमी होती है तो पुनर्मूल्यांकन खाते की उसे क्रेडिट पक्ष में ही लिखा जाता है। तो यहां पे आएगा लेनदार, कितना आया, 500 रुपए। तो इस प्रकार से ये समायोजनों के माध्यम से देखिए ये दोनों संपत्तियों के मूल्य में कमी हुई है, घटौती हुई है, और ये दायित्व के मूल्य में भी घटौती हुई है। तो यहां पे अब अपन लाभ या हानि निकाल सकते हैं। देखिए इसका डेबिट पक्ष क्या है, ज्यादा, तो डेबिट पक्ष को प्लस कीजिए और इसको ट्रांसफर करके इसको माइनस कीजिए, तो अपने हाथ में बचता है 1000 रुपए, जो कि हानि होगा, जिसे आप पूंजी खाते में हस्तांतरित करके इसे पुराने पार्टनरों में, जो भी पार्टनर होगा, मान लीजिए 2 पार्टनर हैं ए और बी, और प्रश्न में लाभ हानि बंटवारा का विभाजन का अनुपात नहीं दिया है, तो ये हानि जो है दोनों में बराबर बढ़ जाएगी, क्योंकि सल्लेख के अभाव में लाभ हानि का बंटवारा समान रूप से होता है। तो इस प्रकार से हम पुनर्मूल्यांकन खाते का निर्माण कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को पुनर्मूल्यांकन खाते से संबंधित ये टॉपिक समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसे घर में प्रैक्टिस करेंगे, ये भी एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सबको जय हिंद।